Jai Hind, dear students. Today we are going to start our new lesson of Hornbill, lesson number 4, Landscape of the Soul. It is written by Nathalie Troveroy. In this lesson, Nathalie Troveroy describes painter's psychology. Landscape of the Soul deal with a comparative study of European and Chinese painters और पेंटिंग्स। बच्चों, आज हम अपने हॉर्नबिल बुक का नया लेसन नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके राइटर नथाली ट्रोवेरॉय हैं। नथाली ट्रोवेरॉय ने इस लेसन में पेंटर्स की साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया है। लैंडस्केप ऑफ द सोल में यूरोपियन और चाइनीज़ पेंटर्स की तुलना की गई है। उनके तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है यह लेसन। तो आइए आगे की स्टोरी को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नथाली ट्रोवेरॉय, आर्ट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लाइक पोएट्री, म्यूज़िक एंड डांस। आर्ट वो कला है, वो फॉर्म है जो कविता और डांस की तरह अपनी अभिव्यक्ति को जताने का एक तरीका है। These expressions cannot be defined and have to felt or experience। ये एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल इसे महसूस किया जा सकता है। द राइटर टेक अप 3 इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन। इस लेसन में राइटर ने 3 पॉइंट लिए हैं जिस पर उसने डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटिंग्स। उनकी जो पहली स्टोरी है वो चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग से जुड़ी हुई है। सेकंड पॉइंट है डाओइज्म, यानी 2 रूप बताए हैं। डाओइज्म यानी एक चाइनीज़ पेंटिंग जिसमें कि हम एक अपने उनके बताए तरीके से हम उसमें एंटर करते हैं। दूसरा है ब्रह्मांड के रहस्य। थर्ड पॉइंट है हाउ वन ऑफ द फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स ऑफ दाओइज्म कॉल्ड सेंशुई। दाओइज्म के दार्शनिक सिद्धांत में सेंशुई क्या है। टू लर्न फर्दर स्टोरी लेट्स वी रीड द लेसन। तो बच्चों, आइए आगे की स्टोरी जानने के लिए हम लेसन को पढ़ते हैं। लेसन नंबर 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी आत्मा का भूदृश्य। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी। चाइना के बहुत प्राचीन पेंटर हैं जिनका नाम था वू डाओजी। उनके बारे में एक आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है। हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8वीं शताब्दी के थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय टैंग एम्परर जूजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। जिन्हें उनके राजा जूजोंग ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी वू डाओजी को, एक पेंटिंग, एक लैंडस्केप बनाने की, जो पैलेस के वॉल को सजाने के लिए चाहते थे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। उस पेंटर ने, वू डाओजी ने जू जोंग के कहने पर एक पेंटिंग तैयार करी और उसे एक स्क्रीन के पीछे छिपा दी, क्योंकि वो चाहता था कि एम्परर ही केवल उसको देखे, सिर्फ राजा ही उसे देखे। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, discovering forest, high mountain, waterfall, cloud floating in the immense sky, men on hilly path, birds in flight। जब राजा ने उसकी देखी पेंटिंग को बहुत प्रशंसा करी और उसकी हर चीज़ को, उसमें घना जंगल, ऊंचे पर्वत, झरना, विशाल आकाश में उड़ते हुए बादल, उड़ती हुई चिड़िया, मनुष्य जो पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे, वो सब दिखाई गई थी। उन सबकी बहुत देर तक प्रशंसा करते रहे। लुक सर, सेड द पेंटर। तब उस पेंटर ने कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल अ स्पिरिट। इस गुफा में जो पहाड़ों के नीचे की तरफ है, यहाँ एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लेप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। और पेंटर ने जैसे ही ताली बजाई, गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड ऑफ स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग, और बिना किसी
शब्दों को बयान करे। उसने कहा, पेंटर ने कहा कि प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, कि आइए महाराज मैं आपको अंदर की खूबसूरती को दिखाता हूँ, क्योंकि ये शब्दों में नहीं कही जा सकती, कृपया मेरे साथ चलें। द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। जैसे ही पेंटर उस गुफा में अंदर होता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और राजा ये सब देखता रह गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और ना ही वो वहाँ से हिल पाया, क्योंकि वो सरप्राइज हो गया था। द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल, और कुछ ही देर बाद उस दीवार से वो तस्वीर भी गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडहाउसी ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। तब से वुडहाउसी को कोई ढूंढ भी नहीं पाया और उसके ब्रश से दोबारा कोई तस्वीर भी नहीं बनी, और वो चित्रकार इस दुनिया में दोबारा दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरी प्लेड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। चाइना की ऐतिहासिक शिक्षा में इस तरह की सांस्कृतिक शिक्षाएं जो दी जाती हैं, उसमें इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआनजी आर फुल ऑफ देम। कन्फ्यूशियस और जुआनजी नाम की जो किताबें हैं वो इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और ये कहानियाँ उनके डिसिपल को, उनके शिष्यों को सही दिशा दिखाने में उनके मास्टर की, उनके गुरुओं की मदद करती है। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। इस तरह के किस्से उनकी भावनाओं को जाहिर करते हैं, उनकी भावनाओं का गहरा खुलासा करती हैं जिसमें कला पर विचार किया गया है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इसके साथ ही एक दूसरी स्टोरी भी है, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आइज ऑफ ड्रैगन। इसी के साथ दूसरे पेंटर की भी कहानी है जो ये बताती है कि वो चित्रकार जब भी ड्रैगन बनाता था तो उसकी आंखें नहीं बनाता था, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसको डर था उसकी ड्रैगन की आंख बना देने से वो पेंटिंग से बाहर उड़ के आ जाएगा। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। राइटर कहती हैं उनके देश फ्लैंडर्स जो यूरोप का एक शहर है, उसमें एक पुरानी कहानी जो बहुत ही मशहूर थी और पश्चिमी चित्रकारी को प्रस्तुत करती थी। इन 15th सेंचुरी एंट्रप्ट फ्लैंडर के पास से ही एक सिटी है। तो राइटर कहती है 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में एंट्रप्ट शहर में अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिटसीस। ब्लैकस्मिथ एक लोहार जिसका नाम क्विंटन मिटसीस था, वो वहाँ रहता था। फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, और वो एक पेंटर की बेटी से प्यार करने लगा था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और उसके पिताजी उसको अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन वो एक लोहार था। इस वजह से उसको अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो क्विंटन स्नीक्स इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन इट लेटेस्ट पैनल। तो क्विंटन ने पेंटर के स्टूडियो में चुपचाप से घुसकर और उसके पैनल पे जिस पे वो पेंटिंग बनाने के लिए तैयार किया था, उस पर मक्खी का चित्र बना दिया। विच सम डेलिकेटेड रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर द रियलाइज्ड वॉट हैड हैपन। वो मक्खी इतनी वास्तविक थी कि पेंटर को धोखा हो गया और उसने सच में मक्खी समझकर उसको उड़ाने की कोशिश करी। बाद में जब उसे सच्चाई पता चली कि ये एक पेंटिंग है, क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस, और पेंटर ने क्विंटन को अपना शागिर्द, अपना असिस्टेंट बना लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट टू द बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी जो आगे जाकर आने वाले समय में बहुत मशहूर पेंटर बन गया। दीज टू स्टोरी इलिस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये दोनों कहानियाँ भ्रम पैदा करती है कि कलाकार कला के रूप में क्या हासिल करना चाहता है।
अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप की कला जो भ्रम के साथ सच लगे, यानी उनकी बनाई हुई तस्वीर इतनी सच होती है कि वो भ्रम भी सच लगता है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया की कला जो आंतरिक जीवन और आत्मा का सार है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएटेड इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज़ कहानी में राजा ने पेंटिंग की जो जिम्मेदारी हु डाउजी को दी थी, उसके बारे में राइटर कहती हैं, बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्क्वेड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोन द वे विद इन। नताली ट्रोवेरा कहती हैं, चाइनीज़ कहानी में राजा ने पेंटिंग की जिम्मेदारी जब हु डाउजी को दी थी और उसकी बाहरी चित्रकारी को खूब सराहा था, खूब तारीफ की थी, पर पेंटर यानी कलाकार अपनी कला का सच्चा अर्थ प्रदर्शित करता है। राजा केवल अपने जीते हुए क्षेत्र पर राज कर सकता है, परंतु कलाकार केवल वही ऐसा है जो उस क्षेत्र के अंदर जाने का रास्ता जानता है। लेट मी शो द वे द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ। मुझे रास्ता दिखाओ। दाओ यानी इस वर्ड के दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग द पाथ, वो रास्ता जिस पे वो जाना चाहता है, और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और दूसरा अर्थ है उसका ब्रह्मांड की रहस्यमयी लीला। द पेंटिंग इज गोन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। वु डाउजी की बनाई हुई पेंटिंग में वु डाउजी पेंटिंग के साथ गायब हो गया, परंतु कलाकार जो है वो अपनी मंजिल को पा गया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी सामग्री की उपस्थिति के। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल वी एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स। चाइना की जो लैंडस्केप है उसमें वास्तविक दृश्य दिखाने की कोशिश नहीं करता, जबकि यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी पेंटिंग को उसकी आंखों से देखें। वेयर इज़ द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ। जबकि यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी बनाई हुई पेंटिंग को उसकी आंखों से ही देखें, और उसने इस प्राकृतिक दृश्य में जो कुछ दिखाया है वो ही सच है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। यूरोपियन पेंटर्स की जो पेंटिंग होती है उसके हर एंगल से वो हूबहू वैसा ही उतारता है जैसा कि वास्तविकता है, लेकिन चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन चाइनीज़ पेंटर अपने दृश्य में कोई भी पॉइंट चूज़ नहीं करता है। वो चाहता है कि देखने वाला व्यूअर अपने आँखों से उसकी बनाई हुई पेंटिंग को देखे और अपने दिमाग से उसको सोचे। His landscape is not a real one and you can enter it from any point. चाइनीज़ पेंटर का जो लैंडस्केप होता है वो वास्तविक नहीं होता, आप उसमें किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और उसमें घूम के आ सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। चाइनीज़ आर्टिस्ट आपको एक रास्ता देता है जिसमें आप उसकी पेंटिंग में ऊपर से नीचे तक किसी भी पॉइंट से घूम सकें। The artist create a path for your eyes to travel up and down and then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll. और ठीक इसी तरीके से एक और चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में राइटर बताती हैं। The horizontal scroll in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on the other add a dimension of time which is unknown in any other form of paintings. एक अलग प्रकार की पेंटिंग जिसे हम स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में राइटर कहती हैं, स्क्रॉल पेंटिंग का एक सच साबित होता है जो लंबे कागज़ पर बनी पेंटिंग है। जैसे जैसे हम पेंटिंग के एक भाग को खोलते हैं और फिर इसे ऊपर की तरफ समेटते हैं ताकि दूसरा भाग खुल सके। एट अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और जब हम इसे दोनों को जोड़ के देखते हैं तो उसमें एक अलग तरह की पेंटिंग
हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जो अननोन, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, अज्ञात है जो हमारे लिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ व्यूअर, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि पार्टिसिपेशन करने वाला व्यूअर बहुत एक्टिव हो, हु डिसाइडेड एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। अपनी कल्पना के अनुसार उसे तैयार करना है कि वो इसमें देखने के समय उसकी भागीदारी कितनी सक्रिय है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड। चाइनीज़ पेंटर यूरोपियन पेंटर की तरह नहीं चाहता कि आप उसकी बनाई हुई तस्वीर को उसकी आँखों से देखें, वो चाहता है कि आप अपने दिमाग से उसमें एंटर करें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, एन स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। और आप अपने उस प्राकृतिक दृश्य के अंदर की सोच में जाएं जो आध्यात्मिक और वैचारिक है। फर्दर राइटर कहती हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंशुई। यह विचार सेंशुई के रूप में प्रकट किया जा सकता है, लिटरली माउंटेन वाटर। और माउंटेन और वाटर दोनों शब्दों को मिलाकर जो अर्थ बना है उसको कहते हैं लैंडस्केप। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। इसमें लैंडस्केप एक आकृति होती है, पर उसके जो तत्व हैं माउंटेन और वाटर एक दूसरे के पूरक हैं, और ये ब्रह्मांड के दाउस विचार को प्रकट करते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टेड द दाउस व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ये दाउस के विचार को प्रकट करते हैं। दाउस का विचार ये कि एक माउंटेन और एक वाटर जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। माउंटेन, जिसको यंग कहा गया है, जो आसमान की तरफ सीधा देखता है, स्टेबल होता है, वार्म एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य की तरह गर्मी होती है और वो ड्राई होता है। वाइल द वाटर इज येन, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। और येन जब धरती के समांतर है, द्रव्य रूप में है, नमी भरी हुई है और कूल है, मॉइस्ट एंड कूल, यानी नमी है उसमें और वो ठंडी है। द इंट्रैक्शन ऑफ येन एंड रिप्रेजेंटेटिव फेमिनाइन एक्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। यहाँ येन को नारी के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और जो उसका काउंटर पार्ट है, उसका जो साथी है, उसे यंग कहा गया है, एक्टिव एंड मस्कुलाइन, और उसको पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। इट इज़ कोर्स ऑफ फंडामेंटल नेशन ऑफ डाउज्म, और डाउज्म का निश्चित रूप से मूलभूत विचार है। वॉट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और जिस तीसरे एलिमेंट को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो तीसरा तत्व है इनके मिलने का पॉइंट, जहाँ पर्वत और नदी मिलते हैं, जिसे हम मिडिल वॉइड कहते हैं, वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, और यही इनका मिलन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इसे हम यौगिक क्रिया प्राणायाम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, जिसमें हम सांसों को अंदर लेते हैं, रोकते हैं, रिटेन करते हैं, और ब्रीथ आउट, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड। श्वास को रोकने की जो प्रक्रिया, जिसे हम शून्य की स्थिति से दर्शाते हैं, इज़ कॉल्ड मेडिटेशन अकॉर, जिसके कारण मेडिटेशन की क्रिया पूर्ण होती है। द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल। तो राइटर कहती हैं कि मिडिल वॉइड जो है, जो शून्य है, जिसको हम मिडिल वॉइड, जिसे हम शून्य कहते हैं, इसका होना अत्यंत अनिवार्य है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। इसीलिए चाइनीज़ पेंटर अपनी पेंटिंग में व्यूअर को अपनी कल्पना का आकार देने के लिए बहुत सारी जगह पर उसको अनपेंटेड, यानी बिना कलर किए सफ़ेद रंग में छोड़ देता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड द फंडामेंटल रोल। यही वो स्थान है जहाँ पर मनुष्य की मौलिक भूमिका है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो जगह है आसमान, आकाश और पृथ्वी के बीच का संपर्क की कड़ी। कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और यही मानव
यूनिवर्स के इन दोनों पोल्स के बीच के संपर्क की कड़ी है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। भले ही वह अपनी उपस्थिति का केवल सुझाव के लिए रखता हो, लेकिन उसकी उपस्थिति इन दोनों पोल में ज़रूरी है। ही इज़ फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। वह अपनी फ्रैंकोइस चेंग्स की एक्सप्रेशन के अनुसार द आई ऑफ द लैंडस्केप, वह लैंडस्केप की आँख है, यानी मानव लैंडस्केप की आँख है। इसी से लगी हुई एक और स्टोरी हमारे लेसन में दी गई है, गेटिंग इनसाइड आउटर साइड आर्ट, यानी बाहरी कला जो है उसको भी इस कला के रूप में शामिल किया गया है। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of untrained visionary was a minority interest. जब फ्रेंच पेंटर आर्ट ब्रट के अनुसार 1940 के आसपास जब ये विचार लाया गया था, इस तरह की पेंटिंग का विचार लाया गया था, तब इस आर्ट को देखने में लोगों की रुचि नहीं थी। From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. लेकिन इस अनजान कला की शुरुआत धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कला क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैलती गई और आज लोगों की रुचि का क्षेत्र बन गई है। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight. जेनरे मतलब शैली। तो राइटर कहते हैं यह शैली उन लोगों की कला कही जाती है जो कलाकार होने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली है इस कला की, फिर भी वो लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। Their works are a stimulated contrast to a lot of mainstream offering. उनके कार्य बहुत सी कलाओं का विरोध करते हैं। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. जिस समय डुबफेट अपने विचार का प्रचार कर रहे थे, भारत में बिना गुरु का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpture with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. वर्षों पूर्व जंगल का वो छोटा सा भाग जिसे वह साफ कर रहा था ताकि वो एक बगीचा बना सके, आज वो पत्थरों की मूर्ति और रिसाइकल से बना एक गार्डन है जिसे हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं और जो चंडीगढ़ का एक मशहूर गार्डन है। इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, वो 80 साल का निर्माता निर्देशक नेकचंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू आउटसाइडर आर्ट। वह अपनी बाहरी कला के योगदान के स्वरूप में सम्मान किया जाता है। रॉ विज़न, अ यूके बेस्ड मैगजीन पॉइनर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद। रॉ विज़न जो यूके बेस्ड की एक मैगजीन है, उसके पॉइनर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, उसमें बाहरी कला की जो खूबियाँ हैं लोगों की उसको उसमें प्रकाशित करती हैं। उसमें नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय वाटरफॉल, उसमें नेकचंद मुख्य रूप से डाला गया है। द नेशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वेयर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। और रॉ आर्ट का विचार ऐसी कलाओं के रूप के बारे में था जो सांस्कृतिक व कलात्मक प्रभावों के अपरिपक्व दौर में था। Anything and everything, from a tin to a sink to a broken down car, could be material for a work of art, something Neckchand has taken to design
हाईएस्ट। उनकी हर तरह की चीज़, चाहे वो टूटी सिंक हो, टूटी कार के बेकार हिस्से हो, इस कला में प्रयोग किए गए हैं, जिसे नेकचंद बहुत ऊंचाई तक ले गए। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। उनकी कला को एक शानदार प्रमाण के रूप में लेते हुए कोई व्यक्ति यदि अपने सपनों को पूरा करने लगे तो वो अकेला ही क्या नहीं कर सकता। द 5th month इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ द नेकचंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लैंडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। अक्टूबर से शुरू होने वाला यह प्रदर्शन नेकचंद का क्षेत्र, जिसका नाम दिया गया था, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली के म्यूज़ियम में 5 महीनों तक चला। द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद ने कहा, सबसे बड़ा इनाम मेरा लोगों को मेरे इस बगीचे में चलना और उसका आनंद लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो बच्चों, आपने देखा इस लेसन में नथाली ट्रोवेराय ने एशिया और यूरोप की पेंटिंग्स के बारे में जो कंपेयर किया है, जिसमें यूरोपियन पेंटर्स चाहता है कि आप उसकी बनाई हुई पेंटिंग को उसकी निगाहों से, उसके विचारों से देखें, जबकि चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि आपने जो पेंटिंग देखी है उसमें आप अपने वैचारिक और मानसिक व्यू के अकॉर्डिंग उसमें इन्वॉल्व हो और उसके हर दृश्य को अपनी रुचि के अनुसार उसको देखें। आई थिंक यू लाइक द लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।